गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका जो दूसरा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक, ये जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा था रंजकहीनता, एल्बिनिज्म जो पढ़ा था वो पहला टॉपिक था। ये दूसरा टॉपिक है और ये टॉपिक किसके अंतर्गत चल रहे हैं? ये जो मानव में कुछ आनुवंशिक व्यतिक्रम होते हैं उनसे रिलेटेड जो है ये टॉपिक चल रहे हैं। तो पहला टॉपिक था रंजकहीनता और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है ये टॉपिक है एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। देखिए, एल्केप्टोन्यूरिया से बताने से पहले आपको बता दें कि जो मानव में जो जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, जैसे श्वसन, पाचन, जनन, उत्सर्जन, जितनी भी सारी क्रियाएं चलती हैं, इनको सम्मिलित रूप से जो कहा जाता है वो कहा जाता है उपापचय। ठीक, मेटाबॉलिज्म। तो उपापचय के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं आती हैं, एक आता है उपचय और दूसरा आता है अपचय। ठीक, तो ये दो प्रकार की क्रिया आती हैं। तो ये जो एल्केप्टोन्यूरिया है ये उपापचय से रिलेटेड एक रोग है। ठीक, उपापचय से रिलेटेड एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए जानते हैं एल्केप्टोन्यूरिया के विषय में। देखिए, एंजाइम की कमी से मनुष्य में अनेक जन्मजात उपापचयी वंशागत रोग होते हैं। मतलब कि जो हम लोग जानते हैं कि जो जितने भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें कई प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? एंजाइम। तो वही लिखा हुआ है कि एंजाइम की कमी से, मतलब जो हमारे अंदर एंजाइम की कमी हो जाएगी, तो एंजाइम की कमी से मनुष्य में अनेक जन्मजात, मतलब जन्मजात मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जन्मजात उपापचयी, मतलब मेटाबॉलिक उपापचयी वंशागत रोग होते हैं। मतलब अगर हमारे शरीर में एंजाइम की कमी होती रहेगी तो ये एंजाइम हमारे शरीर में बनना बंद हो जाएंगे, तो ये प्रभाव होगा किसी न किसी जीन की वजह से। ठीक, तो ये जो जीन होगा तो ये हमारे अगली पीढ़ी में भी नहीं जाएगा, जिस कारण से अगली पीढ़ी भी जो है रोगग्रस्त हो जाएगी और इस प्रकार से ये रोग कैसा हो जाएगा? आनुवंशिक हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एंजाइम की कमी से मनुष्य में अनेक जन्मजात उपापचयी वंशागत रोग होते हैं, जिनमें से एक एल्केप्टोन्यूरिया रोग है। ठीक, तो जितने भी उपापचयी रोग होते हैं उनमें से एक कौन सा रोग है? ये एल्केप्टोन्यूरिया भी है, उपापचयी रोग। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचय की गड़बड़ी से होने वाला रोग है? तो उसका विकल्प क्या रहेगा? एल्केप्टोन्यूरिया। चलिए शुरू करते, आगे देखते हैं। इसमें शरीर कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन एवं टायरोसिन नामक अमीनो अम्लों के उपयोग से ठीक संबंधित उपापचय के चरण में होमोजेंटसिक एसिड बनता है। देखिए, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, ठीक, क्या हुआ इस रोग में? क्या है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन, कौन सा चीज? फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल बनते हैं। कहाँ बनते हैं? शरीर की कोशिकाओं में। ठीक, फिर क्या है? जो अमीनो अम्ल बने उन अमीनो अम्लों का उपयोग हो जाता है, मतलब उनका विखंडन हो जाता है, उनको तोड़ जाता है। तो उपयोग से संबंधित उपापचय, मतलब जब इनका उपापचय होता है तो उपापचय के एक चरण में क्या बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है? होमोजेंटसिक एसिड बनता है। मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं में दो अमीनो अम्ल बने, कौन कौन से? फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन अमीनो अम्ल बने। तो इनका हमारे शरीर में उपापचय हुआ और जब उनका उपापचय हो रहा था तो उसके एक चरण में क्या बना? होमोजेंटसिक एसिड। क्या बना? होमोजेंटसिक एसिड बनता है। अब क्या हुआ? देखिए, उपापचय हो गया, क्या बन गया? होमोजेंटसिक एसिड बन गया। अब क्या होगा इस एसिड का? तो जो स्वस्थ मनुष्य है इस एसिड का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाता है। मतलब जो बिल्कुल हेल्दी मनुष्य है, जिसमें ये एंजाइम है, जिस मनुष्य में ये एंजाइम है, वो इस होमोजेंटसिक एसिड का पूर्ण रूप से उपापचय द्वारा इसका उपयोग कर डालेंगे। क्या करेंगे? उपापचय द्वारा इसका उपयोग कर डालेंगे। ठीक, तो जब इसका इस एसिड का उपापचय हो गया तो सीधी सी बात है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा शरीर से। फिर क्या हुआ?
एल्केप्टोन्यूरिया के रोगी इस एसिड का आगे विखंडन नहीं कर पाते हैं। मतलब जो जिसमें एल्केप्टोन्यूरिया का रोग होगा, जिसमें एल्केप्टोन्यूरिया का रोग होगा, वो होमोजेनेसिक एसिड का विखंडन नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा कहें, जिसमें एंजाइम है वो होमोजेनेसिक एसिड का विखंडन कर डालेंगे, अर्थात वो स्वस्थ होंगे, और जिसमें एंजाइम नहीं वो होमोजेनेसिक एसिड का विखंडन नहीं कर पाएंगे। तो जिस कारण से क्या होगा, विखंडन नहीं कर पाते। अतः रुधिर में इसकी मात्रा देखिए, जो होमोजेनेसिक एसिड है तो जब इसका विखंडन नहीं हो पाएगा तो इसकी मात्रा कहाँ बढ़ जाएगी, तो इसकी मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है, रुधिर में मात्रा इसकी बढ़ जाती है। फिर क्या होगा, जोड़ों में इसके जमाव से, जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं जैसे हाथ की उंगलियां हैं, ये कोहनी है, और पैर के जो ये नी है मतलब घुटना है, इसमें जो जोड़ होंगे उस जोड़ में क्या हो जाएगा, इस जोड़ में इसका जमाव हो जाएगा। किसका जमाव हो जाएगा, होमोजेनेसिक एसिड का जमाव हो जाएगा। और जब इसका जमाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गठिया रोग, आर्थराइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गठिया रोग, आर्थराइटिस हो जाएगा। ठीक, तो ये आर्थराइटिस रोग हो जाता है किसके जमाव से, होमोजेनेसिक एसिड के जमाव से हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, फिर मूत्र में इस एसिड का उत्सर्जन होने लगता है। मतलब जो इस एसिड का हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है और फिर इस एसिड का हमारे मूत्र में भी उत्सर्जन होने लगता है। तो ऐसा मूत्र हवा लगते ही काला पड़ जाता है। अगर हमें इसकी पहचान करना है तो क्या होगा, कैसे पहचान करेंगे, तो ऐसा मूत्र जो होगा वो हवा लगते ही काला पड़ जाएगा। यही दशा इस रोग की सूचक होती है। मतलब जब ये दशा आ जाएगी तो हम जान जाएंगे कि इस व्यक्ति में एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग हो गया है। अब क्या है, जो होमोजेनेसिक एसिड है, देखिए अब जो एंजाइम है, एंजाइम क्या कर रहा है, होमोजेनेसिक एसिड मतलब होमोजेनेसिक एसिड का विखंडन कर रहा है। लेकिन ये एंजाइम बनेगा कैसे, ठीक, ये एंजाइम बनता कैसे, आगे देख लेते हैं। होमोजेनेसिक एसिड के विखंडन के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण, मतलब जो हमको एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो उस एंजाइम का निर्माण प्रबल जीन के द्वारा होता है। किसके निर्माण के द्वारा होता है, प्रबल जीन के द्वारा, प्रबल जीन के नियंत्रण में होता है। अगर किसी व्यक्ति में दोनों अप्रबल जीन हैं, ध्यान रखिए, दोनों अप्रबल जीन है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एल्केप्टोन्यूरिया का रोगी हो जाएगा। सीधा सा बात है कि उपापचय के लिए हमें क्या चाहिए, किसके उपापचय के लिए, होमोजेनेसिक एसिड के उपापचय के लिए क्या चाहिए, हमको एंजाइम चाहिए। और एंजाइम कैसे बनेगा, प्रबल जीन के नियंत्रण में बनेगा। अगर किसी व्यक्ति में प्रबल जीन नहीं है, दोनों अप्रबल जीन है, तो वो फिर व्यक्ति जो होगा एल्केप्टोन्यूरिया का रोगी हो जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि कोई पुरुष इस जीन के लिए, उसमें इस एल्केप्टोन्यूरिया के लिए संकर जीन है, और एक ऐसी स्त्री है जिसमें उसके संकर स्त्री भी है। तो दोनों का जब विवाह होता है तो उनमें जब क्रॉस होता है तो क्रॉस के द्वारा जो प्रबल जीन है, जैसे ये प्रबल जीन है, ये प्रबल जीन है, ये प्रबल जीन है, इसमें अप्रबल जीन तो है लेकिन मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रबल जीन अप्रबल जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता। तो इसलिए ये भी संतान सामान्य होगी, ये भी संतान सामान्य होगी। और ये क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रबल जीन है। जो चौथा है ये, यहाँ पर दोनों कैसे जीन है, अप्रबल जीन है। तो दोनों अप्रबल जीन होने की वजह से जो ये संतान होगी, इस संतान में क्या हो जाएगा, एल्केप्टोन्यूरिया का रोग हो जाएगा। तो आज आपने एल्केप्टोन्यूरिया के विषय में जाना, ठीक, जो कि एक उपापचय से होने वाला रोग, उपापचय की गड़बड़ी से होने वाला रोग है। इसमें एक चाहिए एंजाइम जो 2 प्रकार के अमीनो अम्लों से संबंधित है। जो उन अमीनो अम्लों का विखंडन होता है तो होमोजेनेसिक एसिड बनता है। मतलब जो दोनों अमीनो अम्ल हैं ये तो विखंडन सभी में होता है और सभी में होमोजेनेसिक एसिड बनता है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति इनका पूर्ण पाचन कर लेता है, और जो अस्वस्थ व्यक्ति है, मतलब जिसमें एल्केप्टोन्यूरिया का अप्रबल जीन है, तो वो इसका पाचन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं बन पाता है। तो उम्मीद है कि आपको एल्केप्टोन्यूरिया नामक जो ये आनुवंशिक रोग है उपापचय से संबंधित, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।